everyone. This is the part 4 of solid state rapid revision notes. In this video, we will discuss about the defects, magnetic properties, hysteresis loop and band structure. So, let's start the video. So, firstly, we will discuss about the defects. Generally, defects दो टाइप के होते हैं. पहला है पॉइंट डिफेक्ट जो कि वन डायमेंशन में होते हैं और दूसरा है लाइन डिफेक्ट जो कि टू डायमेंशन में होता है, जिसमें पहला है स्टोइसोमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा है नॉन स्टोइसोमेट्रिक डिफेक्ट. स्टोइसोमेट्रिक डिफेक्ट को हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं और नॉन स्टोइसोमेट्रिक डिफेक्ट को हम बर्थलॉइड डिफेक्ट कहते हैं. स्टोइसोमेट्रिक डिफेक्ट हमारे दो टाइप के होते हैं, जिसमें कि पहला है वैकेंसी डिफेक्ट जिसे हम शॉर्ट की डिफेक्ट भी बोलते हैं और दूसरा है इंटरस्टिशियल या फिर फ्रैंकल डिफेक्ट. शॉर्ट की डिफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट को स्मॉल एन से इज इक्वल्स टू कैपिटल एन ई टू द पावर माइनस ई बाई 2 के बी टी. इस फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं और फ्रैंकल डिफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है स्मॉल एन इज इक्वल्स टू कैपिटल एन, देन नेक्स्ट है एन आई टू द पावर हाफ e to the power माइनस e बाई 2 के बी टी. इस फॉर्मूले से हम फ्रैंकल डिफेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं. देन नेक्स्ट है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जो कि ये भी दो टाइप के होते हैं, जिसमें कि पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है ये दो टाइप से हो सकता है. पहला हो सकता है ड्यू टू मिसिंग आयन और दूसरा रीजन हो सकता है ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन. मेटल एक्सेस डिफेक्ट के कारण हमारा जो होता है एफ सेंटर प्रोड्यूस होता है. एफ सेंटर क्या होता है? ये ऐसा सेंटर होता है जो हमारा किसी भी सिस्टम पर कलर प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम इसे कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर भी बोलते हैं. और जनरली एफ सेंटर हमारा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है. ये हमारा टोटल कंप्लीट डिफेक्ट है जो हमारे पास इस टाइप के वेरियस डिफेक्ट प्रेजेंट होते हैं सॉलिड स्टेट में. देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी है डायमैग्नेटिक. डायमैग्नेटिक के केस में जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 0, क्योंकि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी पेयर्ड होते हैं. देन सेकेंड है पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक कंपाउंड के केस में जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, क्योंकि इसमें कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है फेरोमैग्नेटिक. इस केस में भी हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसकी वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 होती है, लेकिन इसकी वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट की बहुत ही हाई होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. इस कारण से हमारा फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड की मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है. देन नेक्स्ट है एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स. इस केस में भी हमारी जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है वो 0 होती है. इसमें जितने अप डायरेक्शन में आयंस प्रेजेंट होंगे उतने ही डाउन डायरेक्शन में भी आयंस प्रेजेंट होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपस में पेयर्ड हों, बस इनका डायरेक्शन डिफरेंट होता है. देन नेक्स्ट है फेरी मैग्नेटिक. इस केस में हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, बट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कम होती है. इस केस में हमारा जो आयंस का अरेंजमेंट होता है कुछ हमारे अप डायरेक्शन में स्पिन होते हैं और कुछ हमारा
निगेटिव डायरेक्शन में स्पिन होते हैं। देन नेक्स्ट है मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जो कि है म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट एन एन प्लस 2। इसका यूनिट होता है बोर मैग्नेटॉन। यहाँ पर जो एन है ये होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर एन की वैल्यू 1 है तो हमारी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी 1.73। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो उस केस में मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी 2.82। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो म्यू की वैल्यू होगी 3.87 एंड इसी तरीके से सो ऑन। अब हम देखेंगे मैग्नेटिज्म में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। इसमें से हमारा ये ग्राफ हमारा फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स के लिए आता है जिसमें कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ पहले तो मैग्नेटिज्म शार्प डिक्रीज होता है लेकिन उसके बाद एक जो डिक्रीज है वो कांस्टेंट हो जाता है। देन ये वाला कर्व हमारा पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स के लिए होता है जिसमें कि हमारा एक यूनिफॉर्म डिक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज होने पर मैग्नेटिज्म पर। देन हमारा नेक्स्ट ग्राफ है ये एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए। एंटी फेरोमैग्नेटिक केस में जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो स्पिन है वो अलाइन होते हैं। इस कारण से पहले स्टार्टिंग में तो मैग्नेटिज्म इंक्रीज होता है लेकिन एक पॉइंट के बाद जिसे हम नील टेम्परेचर कहते हैं उसके बाद हमारा जो मैग्नेटिज्म है वो डिक्रीज होने लगता है। और ये जो लास्ट एक कांस्टेंट लाइन है ये हमारा है डायमैग्नेटिक के लिए। मीन्स जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डायमैग्नेटिक कंपाउंड में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पर ये जो Tn है ये हमारा नील टेम्परेचर है और जो हमारा Tc है ये हमारा क्यूरी टेम्परेचर है। जनरली जो क्यूरी टेम्परेचर है इस पर जो फेरोमैग्नेटिक है वो हमारा पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो सकता है और नील टेम्परेचर पर हमारा जो एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड है वो हमारा पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो सकता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हिस्टेरेसिस लूप। ये हमारा हिस्टेरेसिस लूप है जिसमें कि एक्स एक्सिस में हमारे पास है अप्लाइड फील्ड और वाई एक्सिस पे हमारे पास है इंड्यूस्ड फील्ड और इस पॉइंट पे हमारे पास स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन हो जाता है। और जो हमारा ये एक्चुअल पॉइंट है जो ग्राफ का जहाँ पर वाई एक्सिस में इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पर हमारा जो होता है रिमनेंट मैग्नेटाइजेशन होता है। इस पॉइंट पर हमारे पास होता है कॉर्सिव फील्ड। तो इस तरीके से हमारा ये हिस्टेरेसिस लूप था। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बैंड स्ट्रक्चर के बारे में। कंडक्टर्स के केस में जो हमारा कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है इसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है और इंसुलेटर केस में जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है उसके बीच में एनर्जी डिफरेंस जिसे हम फॉरबिडन गैप बोलते हैं सबसे ज़्यादा होता है। जो इंसुलेटर है इसमें हमारा जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो ऑलमोस्ट ग्रेटर एंड इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। सेमीकंडक्टर में जो ये एनर्जी डिफरेंस है ये अप्रॉक्स 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है और जो कंडक्टर्स है इस केस में जो हमारा एनर्जी डिफरेंस है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजीली मूव कर सकते हैं और कंडक्टर जो होते हैं अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। और हम इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। देन नेक्स्ट ये जो सेमी कंडक्टर है इसको हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं जिसमें कि पहला है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं वो इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। और हम जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसको हम डोपिंग करा करके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं।
क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। इसलिए जब जो इंसुलेटर है वो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चेंज हो जाते हैं। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज ऐड करने से या फिर डोपिंग करने से ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, जिसमें कि पहला है पी टाइप और दूसरा है एन टाइप। जो पी टाइप होते हैं वो जनरली 13 ग्रुप के इम्प्योरिटी ऐड करने से बनते हैं, और जो एन टाइप है वो 15th ग्रुप के इम्प्योरिटी ऐड करने से फॉर्म होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जनरली जो होल्स होते हैं वो मेजॉरिटी में होते हैं एज अ चार्ज कैरियर, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। हम कंडक्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ देख सकते हैं। जो हमारे मेटल्स होते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। जो सुपर कंडक्टर होते हैं उनकी शार्प डिक्रीज होती है कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से। और जो सेमी कंडक्टर होते हैं, तो सेमी कंडक्टर के केस में जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ बढ़ जाता है, जिससे कि कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट सॉलिड स्टेट एंड होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपको किसी और चैप्टर का शॉर्ट नोट चाहिए उसके लिए भी आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और इस कंप्लीट चैप्टर के शॉर्ट नोट का पीडीएफ लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।